तो हेलो मेरे प्यारे ब्रदर एंड सिस्टर, आप लोग कैसे हैं। तो आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं आपके लिए। आप लोग अगर एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 में, या कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं 10th 12th, तो आप लोग इस क्वेश्चन को देख कर जरूर जाइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम से रिलेटेड है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा अंत तक। तो चलिए इसे शुरू करते हैं, और जिसका जिसका जवाब आपको आएगा उसको आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है। सबसे छोटा जीव कौन सा है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा जीव है माइकोप्लाज्मा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत का जनक कहा जाता है। वर्गीकृत का जनक किसे कहा जाता है। तो गाइज वर्गीकृत का जनक हम लोग कहते हैं, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लिनियस को। वर्गीकृत का जनक लिनियस को कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न है, बीज किससे विकसित होता है। आपका अगला प्रश्न कर रहा है बीज किससे विकसित होता है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, बीज बीजांड से विकसित होता है। सॉरी गाइज चल नहीं रहा है, तो रुकिए थोड़ा देर। हाँ तो देखिए, बीज है जो आपका बीजांड से होता है। चलिए आगे की ओर। तो आपका अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो जीवाणु के कारण होता है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, हैजा, जो जीवाणु के कारण होता है। आपका अगला प्रश्न है, बीजों की प्रकृति किससे उत्पन्न होती है। बीजों की प्राकृतिक है जो किससे उत्पन्न होती है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, टेरिडोफाइटा से, टेरिडोफाइटस से। बीजों की प्रकृति टेरिडोफाइटस से उत्पन्न होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो आपका यहाँ पे अगला प्रश्न है, वर्गीकृत की आधारीय इकाई क्या है। वर्गीकृत का आधारीय इकाई है या क्या है। तो वर्गीकृत का आधारीय इकाई होगा बी, स्पीसीज। स्पीसीज है जो वर्गीकृत का आधारीय इकाई है। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, ये सब एग्जाम में आते रहते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कवकों को कोशिकीय भित्ति किसकी बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो आपका सही ऑप्शन होगा, आपका सही ऑप्शन होगा ए, काइटिन ओवर हेमिसेलुलोज का। काइटिन और हेमिसेलुलोज का बना होता है। आपका अगला प्रश्न है, सभी कवक सदैव होते हैं। सभी कवक सदैव क्या होते हैं। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, सभी कवक सदैव विविध पोषी होते हैं। विविध पोषी। आपका अगला प्रश्न है, 9 नंबर प्रश्न। तो इसमें बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि पादप में बना खाद्य पदार्थ पौधे के भिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है। पादप में बना खाद्य पदार्थ पौधे के भिन्न भागों में किसके द्वारा पहुंचता है। तो आपका इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, फ्लोएम के द्वारा। तो आपका अगला प्रश्न है, ये सब याद कर लीजिएगा क्योंकि बोर्ड में ये सब प्रश्न आते हैं। तो आपका अगला प्रश्न होगा, पादप में जल तथा खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होता है। पादप में जल खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होता है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, जाइलम के द्वारा।
जाइलम और फ्लोएम हमेशा आते रहते हैं गाइस, तो इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किनकी भित्तियां पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? निम्नलिखित में से किनके भित्तियां पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, धमनी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है कि सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? जब हम सोते हैं तो हमारे रक्त दाब में क्या परिवर्तन हो जाता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, घटता है। रक्त दाब घटता है सोते समय। तो ये सब याद कर लीजिएगा, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो आपका अगला प्रश्न है, तो आपका अगला प्रश्न है, भूमि में पौधे की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है, भूमि में पौधे की जड़ के लिए उपलब्ध जल क्या? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, कोशिकीय जल, कोशिका जल। तो आपका अगला प्रश्न होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में क्या बाहर निकलता है? प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होता है तो बाहर क्या निकलता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के समय ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेट मिले और आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट बना सकें। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है, टिक्का रोग किस में होता है? टिक्का रोग है वो किस में होता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा टिक्का रोग, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, मूंगफली में होता है। टिक्का रोग है जो मूंगफली में होता है। तो आपका अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कवकों को अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? वनस्पति विज्ञान का वह शाखा है जिसमें कवक को अध्ययन किया जा सकता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा माइकोलॉजी। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसली कितने जोड़े होते हैं? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 12 जोड़ी। चलिए आप अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये सब देखते चलिएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, नींबू का कैकर रोग किसके कारण होता है? नींबू का एक कैकर रोग होता है, किसके कारण होता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, जीवाणु के कारण। आपका अगला प्रश्न, अग्नि निरज्जा रोग किसके संबंधित है? तो अग्नि निरज्जा रोग है जो सेब से संबंधित है, क्योंकि ये सेब के पेड़ में होता है। तो चलिए आगे चलते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, तो आप लोग जरूर देख कर जाइएगा। तो अगला प्रश्न है आपका, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि क्या है? शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि मतलब सबसे बरियार हड्डी, मजबूत हड्डी कौन सा है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी होती है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न है क्या कह रहा है? तो आपका अगला प्रश्न कह रहा है, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक की जो कोशिका भित्ति होती है जो किसकी बनी होती है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा काइटिन ओवर हेमोसेलुलोज का, काइटिन और हेमोसेलुलोज का बना होता है। तो आपका अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हमें मोटिवेट मिल सके। बार बार कह रहे हैं, और जो क्वेश्चन का आंसर आता है वो लोग आप कमेंट में ज़रूर लिखते चलिएगा। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? पौधे में जल का परिवहन, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, जाइलम के द्वारा। पौधे में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा किया जाता है।
तो आपका अगला प्रश्न है, भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होना चाहिए। भूमि में पौधों के जड़ों के लिए उपलब्ध जल क्या होना चाहिए? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, कोशिकीय जल। भूमि में पौधों की उपलब्ध के लिए कोशिकीय जल होनी चाहिए। प्रश्न होगा कि शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, सेलुलोज। तो अब आपका अगला प्रश्न है, केला प्राप्त होता है, केला प्राप्त होता है गाइस, ये पूछा गया है अगला ही क्वेश्चन में। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, केला प्राप्त होता है, केला कहाँ प्राप्त होता है? तो समुद्री शैवाल से केला है जो प्राप्त होता है। तो आज भर इतने ही रहेगा गाइज, कुछ प्रश्न और है तो आप लोग देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपका अगला प्रश्न है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं क्या कहलाते हैं? जिन पौधे पर बीज लगता है और पुष्प उसमें नहीं बनता है, मतलब यानी कि पुष्प नहीं हो लगता है, तो इसका ये क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अनावृतीय बीजी कहा जाता है, उसका अनावृतीय बीजी कहते हैं। तो आपका अगला प्रश्न होगा, आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है? एजोला है एक, एजोला एक क्या है? तो एजोला एक है जो जलीय फर्न है। एजोला को जलीय फर्न के नाम से हम लोग जानते हैं, ये भी आता है बहुत प्रश्न में क्योंकि। तो चलिए आगे की ओर देखते हैं। तो आपका यहाँ पे अगला प्रश्न होगा, पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 16 आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है पौधों की वृद्धि के लिए। तो आपका 29 नंबर क्वेश्चन है, पत्तियों की हरिमहीनता किसकी कमी से होता है? पत्तियों की हरिमहीनता किसकी कमी से होता है? तो हरिमहीनता होता है जो Mg के मैग्नीशियम की कमी से होता है, जो पत्तियों में हरिमहीनता की कमी होती है। तो चलिए आज की क्लास इतना ही। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा गाइज, और ये लिंक को जितना हो सके शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।